सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के 24 अगस्त के जनसत्ता के छोटे से विश्लेषण में, जिसमें हम प्रयास करेंगे आपका कम समय लेते हुए महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर कर लें और तैयारी के लिए महत्वपूर्ण जितनी भी बातें हों वो आपके सामने रख पाएँ। मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग के सहयोग से धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और हमारे इस एफ़र्ट को पसंद भी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है चांद पर भारत को लेके। जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन बहुत ही कामयाबी से अपने मिशन को पूरा कर चुका है, या कहें कि मिशन का पहला काम तो लैंडिंग का उसने कर ही दिया है। अब अध्ययन तो चलता रहेगा जब तक उसका मिशन का टारगेट है। ये तो आपको पता ही है कि चंद्रयान-3 के उतरने के 2 घंटे और 26 मिनट बाद लैंडर विक्रम के भीतर से रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ गया। प्रज्ञान जो है रोवर 6 पहियों वाला रोबोट होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो बेसिकली रोवर क्या होता है, जैसे 6 पहिए होते हैं ऐसा एक एक, एक आपका ना एक पटला सा समझ लीजिए आप, एक ऐसा पटला सा होता है, ठीक है। इसी पे 6 पहिए होते हैं और साथियों इसी रोवर के माध्यम से बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं इसमें। जैसे कि आप कहो कैमरा, सेंसर्स लगे होते हैं जो सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। यही रोवर होता है जो चांद की सतह पर चलता है और डेटा सेंड करता है। इसमें बहुत सारे रोबोटिक हाथ होते हैं। जी हाँ, रोबोटिक हाथ। इससे चीज़ों को उठा सकता है या सैंपल को कलेक्ट कर सकता है, या वहीं पे ही किसी चट्टान में क्या क्या मिला हुआ है इसका सटीक केमिकल, रासायनिक पूरा डेटा होगा उसे भेज सकता है। ये अपने आप में ऑटोनॉमस होता है, ठीक है। ये इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये ऑटोमेटिक काम कर सकता है। ये कमांड तो लेता है मगर ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसको पता होता है कब चलना है, कब रुक जाना है, कहाँ से बचना है, कहाँ से आगे जाना है। क्योंकि हर समय धरती से कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसको कंट्रोल करने को लेके प्रॉपर कंट्रोल रूम में भी तमाम उपकरण मौजूद होते हैं। ये पूरा सर्किट बोर्ड होता है इसमें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस मिशन में काम आती हैं। बहुत सारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है इसमें, ठीक है। तो ये होता है रोवर हमारा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रयान-3 के बाद जो बाकी हमारे चांद पे मिशन होंगे उनका नाम चंद्रयान-4 या चंद्रयान-5 नहीं होगा। जो भारत सरकार का अगला मिशन है चांद को लेके, उसका नाम है ल्यूपेक्स। और ये हमारा जो अगला मिशन होगा ये हमारा जापान के साथ होगा। ल्यूपेक्स नाम है, ध्यान रखना। हमने कल की वीडियो में सब बताया हुआ, अगर आपने नहीं देखा हो तो कल की वीडियो जाके देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की। एक बहुत बड़ी खबर जो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है ही, और हम इस क्षेत्र से गुजरे भी हैं इस फेज़ से लाइफ के, कि अब साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार होंगी। कितना अच्छा निर्णय है। 11वीं और 12वीं में विद्यार्थियों को पसंद के विषय चुनने की आज़ादी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली शिक्षा का नया राष्ट्रीय चर्चित ढांचा जारी किया है। पाठ्यचार्य ढांचा नया पाठ्यचार्य ढांचा तैयार है और इसके आधार पर 24 के शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। कक्षा 11 और 12वीं में विषयों का चयन
कला, विज्ञान, वाणिज्य स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विद्यार्थियों को अपने पसंद का विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी। अच्छी खबर, जोहानसबर्ग में चल रही है ब्रिक्स की समिट में ब्रिक्स के विस्तार का पूरा समर्थन करता है भारत। अब ये प्रयास करा जा रहा है कि ब्रिक्स इस समय इम्पोर्टेंस रखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने जताई कि अफ्रीका संघ को जो G20 की स्थायी सदस्यता देने के भारतीय प्रस्ताव का ब्रिक्स देश समर्थन करेगा। मोदी ने जोहानसबर्ग में ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। हम जानते हैं कि साथियों ब्रिक्स जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। ये तो एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या है मैं कोई साफ जगह पे लिखता हूँ। ब्राज़ील, जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, बताइए क्या है ये, आप लोग बताइए क्या है और ये बताइए क्या है। ब्रिक्स के मेंबर राष्ट्रों का नाम बताइए। इसमें सरकार ने अभी अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ने की बात करी है, अफ्रीकन यूनियन, ताकि ब्रिक्स को और बड़ा करा जा सके। जितने ज़्यादा राष्ट्र, जितने ज़्यादा देश हमारे साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, हम इसको ना ब्रिक्स को और अच्छी तरीके से मजबूत बना पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कलरिंग कर लेते हैं। ये ठीक है, छोटी सी धरती। यहाँ पे अगली खबर है हमारे सामने, यांत्रिक शिक्षण बनाम मानवीय मेधा। एक ऐसे मानव केंद्रित नज़रिए की ज़रूरत है जहाँ डिजिटल तकनीक बस एक उपकरण के रूप में काम करे, जबकि अभी स्थिति ये है कि डिजिटल तकनीक खुद ही प्राथमिक स्थान ले बैठी है। इसे नियंत्रित और सीमित करना होगा। इस बात का भी गंभीरता से ध्यान रखना होगा कि व्यवस्थाएं और प्रौद्योगिकी कोई भी हो, कभी भी किसी अध्यापक का स्थान ना ले पाए, है ना। ये टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है, अध्यापक को रिप्लेस नहीं कर सकती। कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति की अलग जगाने, अलादीन के चिराग जैसी मट्टी में समा कर खुला जा मेरे स्कूल का करतब दिखाने वाला मोबाइल इतनी जल्दी सिरदर्द बन जाएगा, किसी ने सोचा न था। शिक्षा में मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह किया जाए, इसका कैसा रूप हो, इस पर बिना कोई विमर्श हुए पूर्णबंदी के चलते मोबाइल से पढ़ाई एकाएक शुरू हो गई। शिक्षा का यह प्रयोग दुनिया के बहुतारे देश को लुभाने लगा। ये धारणा भी बनने लगी कि इससे तो शिक्षा पर व्यय होने वाली भरी भरकम राशि बचाई जा सकती है। मगर शिक्षा गुरु बने मोबाइल से महज 1-1.5 वर्ष में दिखने वाले ढेरों नकारात्मक परिणामों ने जैसे सभी की नींद उड़ा दी। दुनिया भर में पहले ही सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर चुके सोशल मीडिया के सबसे बड़े पोषक मोबाइल फ़ोन ने के दुष्परिणामों पर बहस के बीच पढ़ाई के नाम पर मासूमों के लिए गुरु कम खिलौने ज़्यादा बन गए, जो जादू का पिटारा लगाने लगे। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को को वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023, जो यूनेस्को की रिपोर्ट है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अ टूल ऑन हुज टर्म्स। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अ टूल ऑन हुज टर्म्स में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हुए शिक्षा के मानव केंद्रित दृष्टिकोण को आवश्यकता पर जोर दिया गया। रिपोर्ट बताती है कि 14 देशों ने मोबाइल उपकरण के चलते छात्रों का ध्यान भटकाने और सीखने की प्रवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वीकार किया है। बावजूद इसके ज़्यादातर स्कूल इस पर रोक नहीं लगा सके। हम जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में बात करी है कि कैसे स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल को मना करने की बात करी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने। एक अध्ययन के हवाले से बताया गया है कि महज 2 वर्ष के से बच्चे से 17 वर्ष तक की आयु के युवाओं में ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई, जो अमूमन इस उम्र में नहीं होती।
इतना ही नहीं, बच्चों को डेटा उजागर होने की शिकायतें भी आई हैं। अब देखो, बच्चे चलाते हैं, केयरलेस भी होते हैं, कुछ गलत लिंक पे क्लिक कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, डेटा चोरी हो रहा है। ठीक है। केवल 16% देशों में कानून शिक्षा में डेटा गोपनीयता की स्पष्ट गारंटी है। अरे इवन चोरी कैसे हो रहा है, इवन जो बच्चे ये जो ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं, तो ये कंपनी क्या करी ना, इनका डेटा भेज देती हैं। किसे भेजती हैं? पब्लिकेशन हाउस वालों को। ये निकल के आया, जैसे बच्चा है, मान लो इसने ये कोर्स ख़रीदा, मतलब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कह रहा हूँ, बट ये बात निकल के आई। अब अपन को पता है कि इसकी उम्र 16 वर्ष है, मान लो, ठीक है, 16 उम्र है इसकी। तो क्या होता है ना, अब इस ऑनलाइन कोर्स वाली कंपनी के पास किसी का फ़ोन आया, पब्लिकेशन वाले का, कि भाई साहब मेरी किताब आई है, ये 6th क्लास के बच्चों के लिए है, और ये क्या कहते हैं, आप जो है ना, आप जितना भी बच्चे 6th क्लास वाले हैं, ठीक है, 6th क्लास के हैं, आप मुझे उनका डेटा दे दीजिए। तो कंपनी ने डेटा भेज दिया कि कानून कोई है नहीं रोकने के लिए, किसी कानून ने मना नहीं करा है। तो इससे क्या हो रहा है ना, कि गोपनीयता ख़त्म हो रही है। अब इसको कैसे अप्रोच करेगी कंपनी? इसको मेल डालेगी बार बार, है ना, SMS भेजेगी, कंपनी का काम हो गया। तो डेटा सिक्योर नहीं है। और ये हुआ है, मतलब ये रियल इंसिडेंट है, गुड़गांव का है, कि कैसे डेटा, मतलब बच्चे का नहीं, एक कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह का भी ऐसे ही लीक हुआ था। यूनेस्को की महानिदेशक आंड्री उजेलो भी इस बारे में सचेत करते हुए कहती हैं कि डिजिटल क्रांति में संभावनाएं तो अपार हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में इस पर कानूनी नकेल को चेतावनियां भी हैं, ठीक वैसे ही शिक्षा में इसके प्रयोग पर ध्यान देना जरूरी है। वह भी मानती हैं कि इसका प्रयोग वृहद शिक्षा अनुभवों तथा छात्र अध्यापकों को बेहतरी के लिए होना चाहिए, ना कि उनके रास्तों में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए। मतलब आप अध्यापकों को कैसे रिप्लेस कर सकते हो भाई, वो जो आपके सामने फिज़िकल रूप में है। अगर मान भी लें कि तकनीक ने कई बार अवसर पैदा किए हैं और इसके दुष्परिणामों पर जल्द ही नियंत्रण कर लिया गया जाएगा, लेकिन इस सच्चाई से कैसे इनकार किया जा सकता है कि दुनिया में 4 में से 1 प्राथमिक विद्यालय में आज भी बिजली नहीं है। ऐसे में तकनीक से शिक्षा में परिवर्तन की राह पर चल पड़ी दुनिया के सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए समय मान लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। ऐसे होने पर ही वंचित वर्ग भी इसके दायरे में आ सकेंगे, और तभी शिक्षा में समानता की बात युक्तिसंगत लगेगी। अब जब दुनिया एक और अत्याधुनिक विद्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा की ओर जाती दिख रही है, तो दबाव और मुश्किलें और बढ़ जाती। सच है कि दुनिया में अभी कुछ ही देश हैं जो तकनीक के क्षेत्र में जो कुछ ही देश हैं जो तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगा रहे हैं। जहां जल्दी जल्दी नई नई तकनीक अपनाई जा रही, ऐसे में शेष दुनिया इनसे पीछे रहना और मोबाइल तक सिमटना भी अभिशाप जैसा है ना। कितनी सही बात है। समूची दुनिया का समानता के लिए नई तकनीक से जुड़ना अभी बेहद कठिन है। कहीं ना कहीं यूनेस्को भी ये मानता है कि तकनीक का विकास शिक्षण तंत्रों पर अपने अनुरूप ढालने के लिए दबाव पैदा कर रहा है। वहीं कृत्रिम मेधा के बढ़ते आकर्षण के बीच डिजिटल साक्षरता और तार्किक सोच, यानी किसी की कही गई बात को आंख मूंद कर मान लेने के बजाय उसे समझना, उसके बारे में जानकारी जुटाना, विश्लेषण करना और उसके बाद सच्चाई को परख कर निर्णय लेने के महत्व को समझना जरूरी हो गया है। वहीं 51 में से केवल 11 देशों ने कृत्रिम मेधा को पाठ्यक्रम में शामिल किया है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप एक पूरा सिस्टम चला सकते हो एजुकेशन का। वास्तव में एक ऐसे मानव केंद्रित नज़रिए की ज़रूरत है जहां डिजिटल तकनीक बस एक उपकरण के रूप में काम करे, हम न हेल्प लें। हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे ना, जबकि अभी स्थिति ये है कि डिजिटल तकनीक खुद ही प्राथमिक स्थान ले बैठी है। इसे नियंत्रित और सीमित करना होगा। कितना अच्छा आर्टिकल है, सहयोग की संवेदना। ये वाला आर्टिकल में की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा बस। सुरेश कुमार मिश्रा, उर्तुप जी द्वारा लिखा गया है, उर्तृप्त। जीवन में सहयोग की भावना का होना नितांतः आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। ये एक मानवीय गुण है जो हमें संगठन या सह बंधुत्व और अनुशासन के माध्यम से समाज में स्वतंत्रता और सौहार्द की भावना को विकसित करता है ना। सहयोग होना, हेल्प होना एक दूसरे की, इसे समुदाय के सदस्यों के बीच और आपसी संबंधों में एकाग्रता
तुलनात्मकता और विश्वसनीयता बढ़ती है। कार्य के विभिन्न पहलुओं को संयुक्त रूप से निर्धारित करने, समय संसाधन और कौशल के साझा उपयोग करके बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सहायता करती है ना। सब लोग, अगर मान लीजिए संयोग होगा, अगर हम एक व्यक्ति काम करेगा अकेले तो ठीक है, काम फिर भी होगा, पर अगर क्यों ना संयोग हो, एक से अधिक लोग हों, अगर संयोग से हम काम करेंगे उससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा, हम संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, हम समय और संसाधन का, सभी साथियों, समय और संसाधन का सही तरीके से काम में लाके पॉजिटिव रिजल्ट भी ला पाएंगे संयोग से। आप ना एथिक्स पे जीएस पेपर 4 में आप पढ़ते हैं, जीएस पेपर 4 में तो वहीं पे आएगा कि व्हाट इज़ कोऑपरेशन, व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन, हाउ कैन इट बी हेल्पफुल इन योर डेली लाइफ। या प्रश्न ये आएगा कि संयोग क्या होता है, संयोग से कैसे हम बेहतर इंसान बन सकते हैं या कैसे बेहतर लाभ कमाया जा सकता है। आगे देखते हैं। यह समदृष्टि और समान दया को प्रशस्त करती है और लोगों के बीच विश्वास, समझदारी, सहभागिता के भाव को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त यह हमें सामान्य और तटस्थ समस्याओं को संगठित तरीके से समाधान करने के लिए भी सक्षम बनाती है। इससे समस्याओं का समाधान निकलता है और तकनीक, विचार और साझा अनुभव के माध्यम से समस्याओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। इस प्रकार संयोग की भावना हमें समग्र विकास, समृद्धि और समरसता की ओर ले जाती है। यह हमारे व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है और सद्भावनापूर्ण समाज के निर्माण का योगदान देती है। वेदों में संयोग की भावना को समझने वाले अनेक मंत्र हैं। ऋग्वेद में कहा गया है संघच्वम। अब देखो, मेरी थोड़ी संस्कृत बुरी हो सकती है, मैंने बहुत लंबे समय से पढ़ी नहीं है, मैं फिर भी प्रयास करता हूँ। संघच्वम संवध्वम सम वो मानेसम जानतमा देवा भांगम यथा पूर्व संजनानना उपासते। जिसका अर्थ है हम सब मिलकर चलें, हम सब मिलकर चलें, मिलकर बातचीत करें और मन भी मिलने से काम आए। वेदों में उल्लेखित मंत्र संगठित एकता, सहायता और सतर्क में सहयोग की महत्ता पर बल देते हैं। इन मंत्रों द्वारा सुझाए गए आदर्श विचार हमें सम्मिलित होने और दूसरों के साथ सहायता करने के महत्व को समझाते हैं। अन्य अनेक विद्वानों ने भी संयोग की भावना के बारे में कई महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। इसमें से कुछ प्रमुख अभिप्रेत विचारों का उल्लेख प्रासंगिक है और उन पर ध्यान देने से ये पता चलता है कि जीवन में इस भावना का होना शरीर के लिए ऑक्सीजन के समान है। एल्मर एडलर के अनुसार विचारों को प्रकट करने के लिए चाहिए भरोसा, एकत्र सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चाहिए सहयोग। इसी तरह एलिस वॉल्ट, जिसने का कहना था कि कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं किया जा सकता, संयोग की भावना ही इन कामों को पूरा करने की ताकत रखती है। तो साथियों, हमने इस पूरे लेख में क्या पढ़ा, क्या जाना? हमने इस लेख में जाना कि अपन कोई भी काम करें, मैं आपको पहले इसका ना जगह बनाता हूँ। कोई तकनीकी समस्या लगती है, सॉरी। हम इस लेख में जानना हमने कि कैसे संयोग के माध्यम से, कैसे सहयोग, देखो एक व्यक्ति कोई काम करना चाहता है,
तो वो बिल्कुल उस काम को करेगा। संसाधनों को, जो रिसोर्सेस होंगे, रिसोर्स होगा, बिल्कुल जुटाएगा, उसे काम में लगाएगा और अपना वो काम करेगा। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, तो बिल्कुल ही अकेले बना सकता है, बिल्कुल मना नहीं करा किसी ने बनाने के लिए, मगर शायद उसको ये काम करने में समय लगे। अब सोचो, इसी काम को करने के लिए अगर वो किसी की मदद ले ले, ठीक है, दो लोग जब काम करेंगे तो साथियों समय भी तो कम लगेगा, और जो भी संसाधन होंगे उनका उचित इस्तेमाल होगा, और जो हम परिणाम चाह रहे हैं वो परिणाम और बेहतर निकलेगा। अब मान लो ये एक और हेल्प आदमी की मदद ले ले, एक और व्यक्ति की हेल्प आ जाए। हमारा जो कहने का तात्पर्य है कि संयोग से हम बड़े काम कर सकते हैं और संयोग से हम अच्छे परिणाम ला सकते हैं। ठीक है, जब इस काम को करने के लिए ये सारे साथी बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे, अपने अपने सुझाव रखेंगे, कोई समस्या आने पे उसके बारे में सोचेंगे, उस समस्या को निपटाने के लिए हल निकालेंगे, तब जो कार्य है वो बहुत ही अच्छे से होगा। भारत में अपने गंतव्य पर पहुंच गया हूं और आप भी। ये लेख है इसरो चंद्रयान को लेके। 2025 तक 13 अरब डॉलर होगी भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। उपग्रह से मिलने वाली तस्वीरों और नौवहन के वैश्विक आंकड़ों में बढ़ती मांग के साथ कई रिपोर्ट दिखाती हैं कि दुनिया पहले ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की तेज़ी से वृद्धि में चरण में है। स्पेस फाउंडेशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2023 की दूसरी तिमाही में 546 अरब डॉलर के मूल्य पर पहुंच चुकी है। यही आंकड़ा पिछले दशक में इस मूल्य में 91% की वृद्धि को दिखाता है। तो साथियों, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ चलने वाली है, तभी विभिन्न राष्ट्र इसमें निवेश भी कर रहे हैं। इसमें ऐसा पढ़ने का आपके लिए कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हमको पूरा चंद्रयान का एक सफ़रनामा दिखाया है। 14 जुलाई LMB-3 M4 व्हीकल के माध्यम से चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया गया। 15 जुलाई यान 41,000 किलोमीटर घूमे 173 किलोमीटर कक्षा में पहुंच गया। 1 अगस्त इसरो ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन, एक तरह का तेज धक्का, को सफलतापूर्वक पूरा किया और अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित किया, मतलब चंद्रमा की। 5 अगस्त चंद्रयान-3 चंद्रमा कक्षा में 164 किलोमीटर गुड़े 18,074 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। 9 अगस्त को चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर गुड़े 1437 किलोमीटर रह गई। और अब देखेंगे आगे हम 21 अगस्त को चंद्रयान-2 ने ऑर्बिटर ने औपचारिक रूप से चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल का वेलकम बॉडी स्वागत किया और 22 अगस्त को प्रोजेक्शन करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई चंद्रमा की तस्वीर जारी की। मतलब बिल्कुल नज़दीक आ चुका था और आज जो है हमारा चंद्रयान लैंड कर चुका है। अब साल में होगी 2 बार बोर्ड परीक्षा का कंटिन्यूटी यहाँ पे है। गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जो आर्टिकल पहले पृष्ठ में है ना, इसी की बात कर रहे हैं। चूँकि ये परीक्षाएं साल में एक बार ली जाती हैं, तो
तो किसी एक दिन खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। विद्यार्थियों पर बोर्ड परीक्षा को बोझ को कई कदमों में के ज़रिए कम किया जा सकता है। इसमें पाठ्य सामग्री के बोझ को कम करना और आसान बनाना, तथ्यों पर जोर देने के बजाय क्षमताओं पर ध्यान देना शामिल है। दस्तावेज के अनुसार इसमें बोर्ड परीक्षा वर्ष में कम से कम 2 बार पेश करना शामिल है, ताकि विद्यार्थियों को दूसरी बार परीक्षा देने और अपना प्रदर्शन बेहतर बनाने का विकल्प मिल सके। पाठ्यचर्या ढांचे के अनुसार विद्यार्थी उस बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हो सकता है जिसके लिए वह तैयार महसूस कर रहा हो। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति, हम जानते हैं कि साथियों कौन सी शिक्षा समिति थी? कस्तूरी रंगन। मैं इसके ऊपर वेबसाइट पर डालूँगा, कस्तूरी रंगन कमेटी। अध्यक्षता वाली समिति के अनुसार हाल ही के दशकों में भारत में ये दुर्भाग्यपूर्ण चलन पाया गया है कि 11वीं व 12वीं की कक्षा को केवल उच्च शिक्षा में दाखिले हासिल करने के माध्यम के रूप में देखा जाता है। मतलब 11वीं और 12वीं का मतलब है भाई टॉप करो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ। माध्यमिक स्कूली स्तर पर खास तौर पर 11वीं और 12वीं कक्षा की उच्च शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों विद्यार्थियों के चयन के तंत्र के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, है ना। सिर्फ पास करने के लिए जा रहे हैं बच्चे 11वीं 12वीं को अच्छा करने के लिए। हालांकि इन मामलों में अधिकांश मूल्यांकन प्रदर्शन आधारित होना चाहिए और लिखित परीक्षा आधारित नहीं। तो इस पहल से माध्यम से क्या होगा ना यार, नॉलेज भी लीजिए, है ना, नॉलेज भी लीजिए। तेजस ने अस्त्र मिसाइल का किया सफल प्रशिक्षण। भारत में हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने बुधवार को गोवा के तट पर हवा में मार करने वाले, दिखाई नहीं देने वाले लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाली BVR मिसाइल अस्त्र। अगर आप जानें कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है कि अस्त्र मिसाइल क्या है, तो साथियों अस्त्र मिसाइल को हम कहते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब वो टारगेट जिसे आप देख ही नहीं सकते हो, बहुत दूर है। ये मिसाइल उसको भी वार करने में अपनी तकनीक के माध्यम से आसान से कर सकती है। अस्त्र, ध्यान रखना ये अस्त्र। और एक और चीज़ क्या, ये हवा से हवा, एयर टू एयर मिसाइल है। ये सब आपको ना प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है। मिसाइल कई प्रकार की होती, एक होती है जो ज़मीन से दागी जाती है, उसे लैंड टू एयर कहते हैं। एक मिसाइल एयर टू एयर होती है। मतलब लैंड टू एयर का जो सही टर्म होता है वो होता है सरफेस टू एयर। सब आपको ना विज्ञान प्रौद्योगिकी में पता लग जाएगा अध्ययन करके, ठीक है। और बाकी जानेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में। साथियों अपना आज हमने जो ना लेख के पढ़ के विश्लेषण करा, उसमें हम एक आर्टिकल छूट गया था। हाँ, भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसेन के बीच, ये मैग्नस कार्लसेन है, ये दुनिया का नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। और ये हमारे भारत के 18 वर्ष की उम्र के प्रज्ञानंद हैं, चेस खेलते हैं। और भाई साहब इन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना पूरा बोलबाला कर दिया है। बहुत कम उम्र में इतना आगे चले गए हैं कि विश्व के कई देशों के खिलाड़ियों को तो ये धूल चटा दी है ना। कि मैच भी ड्रॉ करना पड़ा, दोनों बोले कि भाई हमसे ना हो पाएगा, अभी ड्रॉ हो गया है। तो दूसरे दौर में दोनों खिलाड़ी 30 चाल के बाद मुकाबले को ड्रॉ करने पर राजी हो गए। मंगलवार को भी पहली बाजी 4 घंटे से अधिक खेला और 70 से अधिक चाल के बाद ड्रॉ रही। बहुत दिमाग से खेलना पड़ता है ये गेम। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये छोटा सा विश्लेषण पसंद आया हो तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने सहपाठियों और छात्रों में शेयर करो।
शेयर करें और हमें और समर्थन दें अपना। मैं कल फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।